मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, भाई अमित शाह जी का और पार्टी के सभी साथियों का, सभी विधायकों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी है। विधानसभा के चुनाव के परिणाम के पश्चात संभवतः ये पहली हमारी इस प्रकार की ये पत्रकार वार्ता है। हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो जनादेश आया उसका हमने सम्मान किया, स्वीकार किया उसे, और अब की बार बहुत एक देखने वाली बात यह है कि जनादेश हिमाचल के इतिहास में पहली बार 0.9% का वर्तमान कांग्रेस सरकार को मिला है। अगर हम दूसरे हिसाब से कहें तो कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने लगभग बराबरी का जनादेश दोनों दलों को दिया है, जिसमें मात्र थोड़ा सा अंतर है, 37,000 के करीब कुछ मतों का अंतर है। लेकिन लोकतंत्र की यह विशेषता है कि जिस दल की ज्यादा सीटें चुन करके आती हैं वो सत्ता में जाता है, और जिस दल को सीटें कम मिलती हैं तो विपक्ष में रहता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष है। मित्रों, हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार जिस प्रकार चुनाव के दिनों में अपनी बात कह रहे कि हम सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू कर देंगे, 10 जो गारंटी है उन गारंटियों को लागू कर देंगे, जिसमें 1500 रुपए हर महिला जो 18 साल से 60 साल की आयु की है उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बार बार इस बात को भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, नौकरी दी जाएगी। लेकिन विचित्र परिस्थिति में देख रहा हूं अपने सामने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग 15 दिन हुए, 14 दिन हुए शायद, और इन 14 दिन के कार्यकाल में आपने एक चीज देखी तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी ना देखने को मिला, ना सुनने को मिला। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का, ये इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएचसी बंद, सीएचसी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। और बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें एक तारीख निकाली उन्हें, 1 अप्रैल 2022।
मैं कई बार सोचने लगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनको रिव्यू करने की बात तो समझ में आती है, सरकार को रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद जो खुले संस्थान हैं, खुले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिनोटिफाई करना, जो फंक्शनल हो चुके हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, जिसको हमारे साथी कई बार मजाक में कह रहे थे, कांग्रेस हिमाचल बंद एक्सप्रेस शुरू हुई है। हमने हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता हासिल की थी तो उसके बाद हमने पहले दिन एक बात कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। जो कहा था उसका अक्षरशः पालन किया। मैं देख रहा था कुछ जगह मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें चलाने की कोशिश की, जिसमें कहा कि हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का अधिकार है, रिव्यू करने के लिए हमने भी कहा था, लेकिन बंद करने की नहीं कहा था। आज पटवार सर्कल बंद, सब तहसील बंद, कानगो सर्कल बंद, एसडीएम के दफ्तर चले हुए बंद। एसडीएम के दफ्तर जहां पर इलेक्शन की प्रोसेस भी कंप्लीट, इलेक्शन कंडक्ट कर लिया उन्होंने फंक्शनल होने के बाद। यहां विक्रम ठाकुर हमारे, उनके विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम के 2 दफ्तर खोले हैं। रीजन की एक समस्या थी, अलग अलग रीजन की। और एसडीएम का दफ्तर खुलने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसको हाई कोर्ट की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट जो हुई होती है, वो भी अपनी रिकमेंडेशन देती है, तभी जाकर के जुडिशियल पावर उसको एसडीएम के ऑफिस को मिलती है। जब उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई कि हाई कोर्ट की उस कमेटी की रिकमेंडेशन जो हुई है, जो जुडिशियल पावर जो है उस एसडीएम के ऑफिस को उनने प्रदान की, उनको भी निरस्त कर दिया, उनको भी डिनोटिफाई कर दिया, उनको भी रद्द कर दिया। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस चल पड़े हैं, टेंडर हो चुके हैं। टेंडर होने के बाद वहां पर कई महीनों से काम हो रहा है, अफसर पोस्टेड है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद डिनोटिफाई कर दिया। अभी मंत्रिमंडल गठन पूरा नहीं हुआ, और जब लगता है मुझे मंत्रिमंडल भी बंद ही है एक तरह का, इसको कह सकते हैं। जब सब कुछ बंद है तो मंत्रिमंडल भी बंद है। हमने पूछा इसकी प्रक्रिया क्या अपनाई, कहा कि एमएलए की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एमएलए की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। अभी एमएलए की ओथ हुई नहीं है, लेकिन वो कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का एक भद्दा मजाक आज से पहले देखने को नहीं मिला, जो वर्तमान सरकार में देखने को मिला है। कैबिनेट के निर्णय को कैबिनेट ही निरस्त कर सकता है, लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई ही नहीं अभी तक। लेकिन निर्णय निरस्त करने के हो चुके हैं, रद्द करने के निर्णय हो चुके हैं। एक तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में ये देखने को ये हो क्या रहा है। और ये परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि पूरे कांग्रेस के लोग भी जो है वो भी हैरान परेशान है कि ये हो क्या रहा है। और इसलिए मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं कि किसी सरकार के खिलाफ अगर इतने 12 दिन 13 दिन के अंदर अगर प्रदेश की जनता सड़कों पर, चौक चौराहे पर अगर उतर गई है, तो ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में देखने को मिला है। आज हमने अपनी बात को महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष भी रखा है। हमने कहा मेहरबानी करके आप रिपोर्ट मंगवाइए कि क्या ये सब किया जा सकता है, ये डूएबल है, क्या सरकार कर सकती है ये।
फिर मुझे कुछ साथी कांग्रेस पार्टी के संपर्क करके कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने कहा कि इसको रिव्यू करेंगे रद्द नहीं करेंगे, दोबारा खोल देंगे। हमने कहा दोबारा खोल देंगे तो रद्द करने का औचित्य क्या है? बहुत विचित्र सी परिस्थिति पूरे देश भर में वर्तमान सरकार की बन पड़ी है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो सीमेंट इंडस्ट्री है, और सीमेंट इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में 2 इंडस्ट्री जो है उनको ताला लग गया। लगभग उन सीमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से 30,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार हिमाचल प्रदेश में मिलता है। ट्रक ऑपरेटर परेशान है, गाड़ियां खड़ी पड़ी है, बैंकों से करोड़ों रुपए के लाखों रुपए के लोन लेकर के करोड़ों रुपए के लोन लेकर के उन्हें गाड़ियां वहां पर खरीद करके ढुलाई के लिए तो रखी है, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री में ताला लगा है। अगर कोई इंडस्ट्री का कोई विषय इस प्रकार का आता है, वो बैठ करके उसका समाधान करना चाहिए होता है। वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये है, तुगलकी प्रमाण करने की एक शुरुआत होड़ कर दी उन्होंने। और जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, सीमेंट उद्योगों को बुला करके कहा गया है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हमारी मदद नहीं की है। तमाम बातों की सारी चीजें आने वाले समय में निकलेगी, एक एक चीज निकलेगी सामने, सबके सामने। आपको करना होगा और करना ही होगा इंतजाम। और ऐसी परिस्थिति में सीमेंट फैक्ट्री में ताला लग गया है, जिसके कारण एक अलग तरह की परिस्थिति यहां पर हिमाचल प्रदेश में बन गई है। जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं जो सारे वो प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मेरे पास डिटेल्स है कितना उसका इंपैक्ट आ रहा है, उन सारी चीजों में नहीं जाना चाह रहा हूं। और इसके अलावा सरकार ने तो यह कहा था कि हम सरकार बनने के बाद ओपीएस लागू करेंगे। कितने दिन में कहा था? 10 दिन में कहा था। 10 दिन तो बीत गए, लेकिन अभी तक कैबिनेट नहीं बनी। हर 4 दिन में खबर आती है कैबिनेट पहले बनेगी, फिर विधानसभा का सत्र होगा, फिर खबर आती है कि विधानसभा का सत्र पहले होगा, फिर कैबिनेट बनेगी। दस दिन के अंदर ओपीएस लागू होगा, 10 दिन के अंदर 1500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा 18 से 60 साल की आयु की। 10 दिन के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगी। तमाम बातें कही थी, एक बार नहीं अनेक बार कही थी, सरकार बनने के बाद भी कही। ये चुनाव के दिनों की बात नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? अभी तक तो हुआ नहीं। और इसलिए मेरा आप सबके बीच में यही कहना है, एक विचित्र परिस्थिति और सामने आ गई कि हिमाचल प्रदेश हमीरपुर का सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जो है उसमें पेपर लीक हो गया। हमें तो बहुत मार्गदर्शन करते रहे, स्टाफ सर्विस कमीशन जो है हमीरपुर का, कमीशन बोलते हैं, कमीशन। और उसमें जीओआईटी का जो पर्चा लीक हो गया, और एक उनके श्रीमान जी वहां पर मीडिया सलाहकार बनाए हैं कैबिनेट रैंक के साथ। कैबिनेट बनी नहीं, कैबिनेट रैंक के साथ 3 लोग विधायक इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट बनने का, और 3 लोग कैबिनेट में बन गए वहां। और रोजाना वो ब्रीफिंग करते हैं
आप बहुत आनंद से सुनते हैं। पूरे देश में किसी भी मीडिया एडवाइजर को हमने प्रेस की ब्रीफिंग करते नहीं देखा। वो मीडिया को कोऑर्डिनेट करता है। और जिस तरह से उनने स्टूडेंट सिलेक्शन कमीशन के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के उसका जिक्र किया कि ऐसा हुआ, यहां से पुलिस की टीम गई, वो मिला, उसके बाद ऐसा किया, उसके बाद वैसा किया, वहां इतना पैसा दिया गया, इतना हमने कहा, हमारे लोगों ने कहा ऐसा, कि अरे भाई जो मैटर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अभी तक जो है, मामला अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में है, वो उसकी एक एक डिटेल दे रहा है, एक एक तफसील दे रहा है, जो उसका कार्य ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता इस काम को। सारी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करता हूं वो तौर तरीका। साथी सिर पकड़ करके बोल रही है, हो क्या रहा है तमाशा ये। कोई उनका प्रवक्ता बोलता, समझ में आती, चलो दो लाइनें बोलते, लेकिन वो सारी प्रोसेस के बारे में ना डीजीपी बोल रहा, ब्रीफ कर रहा है, ना वहां पर उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो टीम बनाई गई है वो बोल रही है कुछ, उनका कोई एक बयान नहीं आया, लेकिन उनका जो मीडिया एडवाइजर जो है पूरी तफसील जो है आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, सारी कहानियां। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं, पुलिस भर्ती को लेकर के उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया था, हमने उसकी रात को एफआईआर की, सुबह उसकी जो है 9:30 बजे हमने पेपर रद्द करने की घोषणा की, और उसके साथ साथ में एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद गिरफ्तार के लोग, और गिरफ्तार करने के बाद मामला सीबीआई जांच कर रही है। क्या कांग्रेस इस मामले में भी करेगी क्या? इतिहास तो इस तरह का रहा नहीं है उनका। चौदह दिन की सरकार में अगर ये मामलों की अगर हम सारी सूची निकालें तो इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई बात कहने के लिए। इसलिए मित्रों, ये सरकार जिस प्रकार से चल रही है, कोई तारतम्य नहीं है। मुख्यमंत्री एक दिशा में, उप मुख्यमंत्री एक दिशा में, बाकी लोग अलग दिशा में, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। और कुल मिलाकर सब के सब लोग दिशाहीन हैं। मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी कहना नहीं चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में विधानसभा का सत्र जब होगा, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान सरकार के बारे में अखबारों में भी पढ़ रहा था कि कोई अच्छे मुहूर्त में सारी शुरुआत नहीं की, ऐसा बताया गया है। ये अनिश्चितता का दौर रहेगा, हम उसकी वजह नहीं होंगे। वजह वो वही है जहां है, अलग तरह की परिस्थितियां हैं। और मैं सिर्फ मित्रों आप सबसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, हमारा ये मुलाकात का ये दौर चलता रहेगा। वर्तमान सरकार ने अभी 14 दिन के अपने इस कार्यकाल में ही साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर असफल हो गई है। कोई मालूम नहीं पड़ रहा है कहां जाना है। अधिकारियों को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमको क्या करना है, कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे, ना इसकी जानकारी है। और क्योस जैसे एक तरह का मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अपनी जगह है, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री से कम नहीं हूं, अगर मैं चलूंगा तो आगे वार्निंग व्हीकल भी चलनी चाहिए, पुलिस स्टेशन की गाड़ी जो है लोकल वहां पर जो पायलट वो भी चलनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की पायलट भी चलनी चाहिए, और मेरी पायलट तो चलेगी चलेगी बोलते हैं। और कुल मिलाकर के लंबा तामझाम सारा जो कहते थे कि हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इन तमाम बातों को लेकर के मैं छोड़ देता हूं। लेकिन सरकार की जो शुरुआत हुई है वो बहुत खराब हुई है, और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना ही हिमाचल प्रदेश की जनता को उम्मीद थी। और 14 दिन के इस
कार्यकाल में ही लोग सड़कों पर, चौक चौराहे पर झंडे उठा करके निकल पड़े हैं सरकार के खिलाफ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार का भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सर, जैसा आपने कहा कि जो डिसीजन हुए हैं, जो डीनोटिफिकेशन हुई है, वो असंवैधानिक और गैरकानूनी है, क्या विपक्ष इसमें कोर्ट का रास्ता? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने ये भी तय किया है, हम इसको लीगली भी इसको एग्जामिन कर रहे हैं और लीगली एग्जामिन करने के बाद इसमें कानूनी रास्ता भी इसमें अपनाया जाएगा। और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है, कानून का रास्ता जब आगे बढ़ करके जब देखने को मिलेगा, उसमें सरकार को बहुत बड़ा जो ये इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बदलाव करने का विचार है क्या क्या हो? पूरी हार के बाद क्या भाजपा को अब संगठनात्मक बदलाव की आवश्यकता नहीं? देखिए, सारी बात को लेकर के अभी तक जो है हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करने के बाद आगे की बातें जो होंगी वो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, उनको जानकारी का अभाव है हमारे मित्रों को। जितने भी इंस्टीट्यूट खोले गए हैं उसमें सबके सब कैबिनेट की अप्रूवल से हुए हैं। कैबिनेट के अप्रूवल से पोस्टों की क्रिएशन हुई है और पोस्टों की क्रिएशन जब हो जाती है तो बजट प्रोविजन ऑटोमेटिकली उसमें हो जाता है और उसके साथ वो फंक्शनल करने के ऑर्डर उसमें हुए हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस उसमें अपनाया गया है और मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसी प्रकार के सैकड़ों इंस्टीट्यूशन इन्होंने जातिवार खोले थे, लेकिन हमने उसमें से उनको रद्द नहीं किया, हमने डिनोटिफाई नहीं किया, हमने उनको रेगुलेट किया और ये उनको संचालित किया, उनको ठीक तरह से फंक्शनल किया और ठीक तरह से उनको चलाया। कल राकेश सिंह है, सीपीआईएम के नेता, पूर्व विधायक भी है, उन्होंने कहा है कि ये 6 महीनों के लास्ट के जो सरकार के रहते हैं, चाहे सरकार वीरभद्र सिंह की रही है या आपकी रही है, ये जो कल्चर है 6 महीने में जो लास्ट के महीनों में घोषणाएं होती थी, गलत हो। आप कैसे देखिए, उनका कहना अपनी तरीके से, क्योंकि वो कभी सत्ता में रहे नहीं और रहेंगे भी नहीं, और उनको मालूम होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में उनकी गवर्नमेंट रही, केरला में उनकी गवर्नमेंट वर्तमान में भी है। ऐसी परिस्थिति में उनको वहां से जानकारी लेनी चाहिए। किसी गवर्नमेंट के लिए मैंडेट जो है 5 साल के लिए होता है और 5 साल के कार्यकाल में जो भी विकास के कार्य, प्रदेश से जनहित के कार्य जो होते हैं उनको करने के लिए सरकार का अधिकार होता है। और ऐसे में 1 अप्रैल की डेट, 1 अप्रैल जो शायद वो अप्रैल फूल का डेट वही होती है क्या, तो वही डेट उनने क्यों नहीं है? तो क्या किसको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको मूर्ख बनाने की कोशिश, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। 6 महीने की बात होती तो भी समझ आती। 1 अप्रैल 2022 के बाद के सारे रिव्यू किए जाएंगे। जब इफेक्टिव गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में थी, हम कोई 0.9% के वोट शेयर के साथ गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे। हम हिमाचल प्रदेश में हमारा मैंडेट उनसे कई गुना ज्यादा था, चाहे वो विधायकों के, चाहे उसके साथ साथ में चाहे वो जनमत की अगर बात कहें, वोट शेयर की बात कहें। जी बहुत क्या लगता है कि फाइटिंग एक बहुत बड़ा रीजन रहा या फिर जो ड्रैगन जो है वो एक पर्टिकुलर साइड से ही खड़े हुए वो रीजन था, उससे आगे पार्टी क्या एक्शन लेगी? देखिए, निश्चित रूप से इन सारी बातों को लेकर के पार्टी का नेतृत्व विचार कर रहा है, विश्लेषण उस पर हो रहा है। लेकिन जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां सर्वेक्षण की बात है, जब क्लोज मार्जिन, जब किसी सीट को आप 60 वोटों से आ रहे हैं तो आकलन करने में कठिनाई होती है। जब किसी सीट को आप लगभग 250 वोट की इससे अंतर से हार रहे हैं तो निश्चित रूप से कठिन होता आकलन। 300 वोट की, 400 वोट के डिफरेंस से हार रहे हैं तो बहुत क्लोज मार्जिन था, बहुत क्लोज मार्जिन था। इसलिए सर्वेक्षण में भी इसका इम्पैक्ट आया और हमने फिर भी उसके बावजूद हम इस बात को स्वीकार करते, जनादेश के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स उनके पास ज्यादा है तो इसलिए
इसको हमको स्वीकार करना, बात इतनी है। लेकिन जहां आकलन असेसमेंट की बात आप कह रहे हैं और दूसरी बात आप कह रहे हैं विश्लेषण की बात, वो सारी चीजें हम आकलन करेंगे। जो भी उसमें जो करेक्टिव मेजर्स होंगे उनको निश्चित रूप से लेंगे आने वाले समय। कांग्रेस के विधायक जो है आजकल फेसबुक पे इस पर जय श्री राम का नारा लगाया है, तो उसका एक ऐसा मायना तुमने कहा कि बीजेपी जो है नहीं भाई, भगवान राम के प्रति बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं और उन्होंने अपने आप को शामिल किया। हमें अच्छा लग रहा है कि, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये श्रद्धा का भाव और लोगों में भी आएगा। इसमें क्या बीजेपी से कांटेक्ट में है क्या? ये सब कांटेक्ट में है हमारे, सबके सब कांटेक्ट।